हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स को लाइट भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑप्टिक्स को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स को हम लोग लाइट भी बोलते हैं। पहले हम लोग ऑप्टिक्स को डिफाइन करेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the nature of light, which deals with the nature of light, its sources, properties, effects and vision. Is called optics. यानी फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करें, उसके सोर्स के बारे में स्टडी करें, प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करें, इफेक्ट्स एंड विजन के बारे में स्टडी करें। उस तरह के ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स बोलेंगे। ऑप्टिक्स को आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में आगे चल के डिवाइड किया गया। एक तो रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे वो रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा जो स्टडी अभी स्टार्ट होगा वो रे ऑप्टिक्स पर स्टार्ट होगा। अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स का स्टडी करेंगे। रे ऑप्टिक्स में भी अभी जो हम लोग फेनोमेनन पढ़ेंगे उसमें टू टाइप्स के फेनोमेनन हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक तो रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन होगा और एक रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन होगा। और एक रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन होगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे और रिफ्लेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पर। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव है। और नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल वेव क्या होते हैं? मैकेनिकल वेव ऐसे वेव होते हैं जिनको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और नॉन मैकेनिकल वेव ऐसे वेव होते हैं जिनको प्रोपागेट करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लाइट इज ए टाइप ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव एज इट does not require medium for their propagation यानी नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड है इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। इट इज अ ट्रांसवर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। थर्ड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज
वैक्यूम is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उसका स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मिलेगा। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फोर्थ, विजिबल लाइट हैज़ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। विजिबल लाइट has very small wavelength, lies in the range of 4000 angstrom to approximately 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी जो विजिबल लाइट है, जो हमें विजिबल है, उसका जो वेवलेंथ रेंज है वो 4000 एंगस्ट्रॉम वायलेट से लेकर के और 7800 एंगस्ट्रॉम रेड तक होगा। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा कि ऑप्टिक्स यानी लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग देखा। अब हम लोग प्रोपागेशन के बारे में चेक करेंगे कि लाइट किस तरह से प्रोपागेट होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं प्रोपागेशन ऑफ लाइट। प्रोपागेशन ऑफ लाइट, प्रोपागेशन ऑफ लाइट, इसमें कि लाइट जो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। इट ट्रैवल्स एलोंग स्ट्रेट लाइन। इट ट्रैवल्स एलोंग स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन भी बोलते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन भी बोलते हैं स्ट्रेट लाइन को। अब इसका पाथ चेंज कब होगा, लाइट का पाथ, ये तो हमने देख लिया स्ट्रेट लाइन में होगा। अब ये पाथ अपने चेंज कब करे, या तो मीडियम चेंज हो या फिर इसके पाथ में कोई भी डिस्टर्बेंस इसके पाथ में आए, तभी अपने पाथ को चेंज करें। इट्स पाथ चेंजेस ओनली व्हेन, इट्स पाथ चेंजेस ओनली व्हेन something comes in its path, something comes in its path, or when there is a change of medium, or when there is a change of medium, या फिर मीडियम को चेंज किया जाए, तब इसका जो पाथ है, जो लाइट रेज है, वो क्या हो, वहाँ से अपने चेंज करे पाथ को, या फिर इसके पाथ में कोई डिस्टर्बेंस आए तो उसकी वजह से इसका पाथ चेंज होगा। अब हम लोग बात करें कि इसमें जो है रे ऑप्टिक्स हम लोग देख रहे हैं, तो रे क्या होते हैं उसके बारे में देखें। तो ये अपना जो है वो सिंगल रे जो है, ये रे है, इसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ये है रे ऑफ लाइट, इसको हम लोग रे ऑफ लाइट बोलेंगे। इसी तरह से अगर बहुत सारे रेज आएंगे एक साथ, बहुत सारे रेज अगर अपना एक साथ आ जाए तो इसको हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट होगी। अब इसमें बीम ऑफ लाइट भी दो तरह से हो सकते हैं, एक तो कन्वर्जेंट बीम और एक डाइवर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम यानी सारे जो रेज ऑफ लाइट हो एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट की तरफ आकर के क्या हो, कन्वर्ज हो। तो इसको हम लोग अगर सपोज कर लिए पार्टिकुलर पॉइंट है जिसके तरफ ये सारे रेज कन्वर्ज हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम। इसी तरह से एक पार्टिकुलर पॉइंट से अगर ये सारे जो रेज ऑफ लाइट है अभी जाते हुए हमें दिखाई दे, इस तरह से अभी जाते हुए दिखाई दे, तो इस तरह के रेज ऑफ लाइट को हम लोग डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं। डाइवर्जेंट बीम, तो ये डाइवर्जेंट बीम हो गया। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हैं। नेक्स्ट हम लोग और आगे प्रोसीड करते हैं, और प्रोसीड करते हुए हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि दो फेनोमेनन होंगे रे ऑप्टिक्स के इनसाइड में, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो उसी में से हमने फर्स्ट फेनोमेनन जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ले लिया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ beam of light, bouncing back of beam of light in same medium, bouncing back of beam of light in same medium is called reflection of light, reflection of light is called reflection of light। यानी कोई भी लाइट रे अगर जिस मीडियम से हमने उसको इंसिडेंट कराया उसी मीडियम में बैक होकर के आ जाए तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर ले अपना कोई ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई मिरर ले लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मिरर है, ये कोटिंग सिल्वर कोटिंग है, यहाँ से कोई लाइट रे जो है इस मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है। तो ये लाइट रे इस मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है और ये एयर में है, एयर से इंसिडेंट हो रहा है इस मिरर पर। अब ये फिर यहाँ से बैक होकर के फिर से रिटर्न एयर में ही आ जाए, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर एयर में आ जाए, तो इस तरह के फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन फेनोमेनन बोलते हैं। इसी को हमने ऊपर डिफाइन किया है कि बाउंसिंग बैक ऑफ बीम ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसके बारे में हम लोग और आगे डिस्कशन करेंगे कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। अभी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन किया है कि बाउंसिंग बैक ऑफ बीम ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग यहाँ पर बात करें मीडियम की, तो मीडियम का डेफिनेशन दो तीन कैटेगरी मीडियम हमने छोटे क्लासों में डिस्कस कर रखा है कि कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं। तो उसमें हमने जो डिस्कस किया था कि एक तो अपने पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ये हमने इस तरह से ले लिया कि कोई भी लाइट रे किस तरह से पास होगा, किस कंडीशन में, कब फुली बैक हो जाएगा, तो उस बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ पर मीडियम जो है वो हम लोग मीडियम डिफरेंट मीडियम लेंगे और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिस्कस किया और आगे प्रोसीड करते। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे थे, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा सा अब हम लोग डिटेल में चेक करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे। ये हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया और ये हम लोग इसका भी सिल्वर कोटिंग कर रहे हैं। दूसरे साइड में जो इसका पेंटिंग होता है सिल्वर कोटिंग कर दिया हमने। इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हमें इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये नॉर्मल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, नॉर्मल। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक तो इंसिडेंट रे लेना है और एक रिफ्लेक्टेड रे लेना है। तो ये इंसिडेंट रे है जो आकर के क्या हुआ, यहाँ पर इंसिडेंट करे। तो ये इंसिडेंट रे जो इस तरह से इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसको आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। फिर यहाँ से ये इंसिडेंट रे क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, यहाँ से ये सेम उसी मीडियम में जाएगा जिस मीडियम से आया था। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे आ गया, रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। जिस पॉइंट पर ये आकर के इंसिडेंट कर रहे हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो अपना सरफेस है, ये सरफेस मिरर यानी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि हमने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में हमने ये सारे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो वन बाय वन करके हम लोग क्या करते हैं, इनको लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एंगल आई की बात कर रहे हैं, एंगल आई। तो व्हाट इज एंगल आई,
एंगल आई अपने पास का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ये है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। इसी तरह से एंगल आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल आर। और ये जो एंगल है ये है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। एक एंगल हम लोग लेंगे, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इधर जो अपने पास ये एंगल है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का, ये भी अल्फा ले लेती है, दोनों एंगल इक्वल हो, इसको ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं। तो एंगल अल्फा जो है ये ग्लेंसिंग एंगल है, ग्लेंसिंग एंगल है। और ग्लेंसिंग एंगल क्या है? यह एंगल मेड बाई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ बनाए उस एंगल को हम लोग ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ कंडीशंस चेक किए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ग्लेंसिंग एंगल क्या है, ये कुछ कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट हो तो ये इसी पाथ से बैक हो जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो तो सेम पाथ से बैक हो जाएगा। तो अब हम लोग ये सारे चेक कर लिया हमने। अब यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पर। एक तो फर्स्ट है कि जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला प्लेन है। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ में हम लोग लिखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सभी एक प्लेन पर लाई करेंगे। और सेकंड जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई is equal to angle of reflection that is angle r। यानी एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा ऑलवेज। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा कि there are two laws of reflection. First one is incident ray, reflected ray and normal all lie on same plane, and second is angle of incidence is equals to angle of reflection. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्मली अगर किसी रेस को इंसिडेंट कराएंगे हम लोग तो वो क्या होगा, उसी पाथ से बैक होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंडीशन अपने पास है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। और हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन किया है कि ये एंगल है किसके बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। अगर किसी रेस को हम लोग नॉर्मली इंसिडेंट करा रहे हैं तो यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल क्या है, सेम लाइन पर है, तो इनके बीच का एंगल क्या है, जीरो है। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होना चाहिए। तो क्या होगा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जिस पाथ से हो गया उसी पाथ से क्या हो जाए, बैक हो जाए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर चेक किया कुछ कंडीशंस। अब यहाँ पर एक कंडीशन और हम लोग डाल लेते हैं नोट करके कि ये जो अपने पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये किसी भी सरफेस के लिए क्या होगा, वैलिड होगा, एप्लीकेबल होगा। तो दीज लॉज आर एप्लीकेबल, दीज लॉज आर एप्लीकेबल to all types of reflecting surfaces, to all types of reflecting surfaces। यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सभी तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए वैलिड है, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस के लिए भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वैलिड है। आगे हम लोग देखेंगे स्फेरिकल सरफेसेस में 2 टाइप्स के स्फेरिकल सरफेस देखेंगे हम लोग, कनकेव सरफेस एंड कॉन्वेक्स सरफेस, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसके बारे में हम लोग आगे जब स्फेरिकल मिरर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में चेक करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर चेक किया कि रिफ्लेक्शन। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है अपने पास, रिफ्लेक्शन यहाँ पर 2 टाइप्स के रिफ्लेक्शन होंगे। एक तो अपने पास रेगुलर और दूसरा होगा वो होगा इरेगुलर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन थ्रू ए स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो रेगुलर और इरेगुलर का मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ कि किस तरह से कौन से जो होगा वो रेगुलर होगा और कौन सा इरेगुलर होगा, उसके बारे में ले लेते हैं। ये हमने एक प्लेन सरफेस ले लिया और ये हमने एक जो सरफेस ले लिया, ये सरफेस अपने पास रफ सरफेस है, यानी तो स्मूथ सरफेस ले लिया हमने, स्मूथ सरफेस। और ये जो हमने ले लिया ना, ये रफ सरफेस ले लिया, रफ सरफेस ले लिया। तो स्मूथ सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होगा, स्मूथ सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होगा, जैसे यहाँ से कोई रे आएगा इस तरह से, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाए, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर इनके बीच में एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो ये नॉर्मल, तो जितना एंगल ये आई होगा उतना ही एंगल ये आर होगा। फिर अगेन अगर किसी रेज को हम लोग लेते हैं इसी तरह से दूसरा, फिर ये जाएगा, फिर इनके बीच में एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करें तो ये एंगल आई और ये एंगल आर क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारा क्या है, इस तरह से। तो ये यहाँ पर क्या होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे, जैसे यहाँ पर भी हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 रखा है, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 रखा है, तो ये इंसिडेंट रे पैरेलल होंगे और इधर रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगे। अगर इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो। लेकिन ये केस सिर्फ स्मूथ में होगा। यही अगर रफ में हम लोग करेंगे तो इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी, इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी, जैसे यहाँ पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है, तो यहाँ पर फिर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अगर हम लोग यहाँ डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर जो ये रेज है ये पैरेलल नहीं होंगे। ये तो नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को सेम भी रखा जाए, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को सेम भी रखा जाए, फिर भी जो रिफ्लेक्टेड रे वो पैरेलल नहीं होंगे एक दूसरे के। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो चेक किया कि रफ सरफेस में जो होगा अपना वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और स्मूथ सरफेस पर जो होगा अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो ये पार्ट 1 हमने चेक किया। आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे और इसको आगे चेक करेंगे।